भारत की सरजमीं पर वो इंकलाब आया, चरखे के एक बलि से संसार जगमगाया, भारत की सरजमीं पर। ये हैं विपिन कुमार त्रिपाठी, रिटायर्ड प्रोफेसर IIT दिल्ली। उम्र 77 साल। त्रिपाठी पिछले 35 सालों से अलग अलग मुद्दों पर पर्चे बांटकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इनके पर्चों में कभी देश तो कभी विदेश के मुद्दे शामिल होते हैं। फिलहाल वे गाजा नरसंहार की कहानियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके चलते बीते दिनों राजघाट पर उन्हें पुलिस से भी नोकझोंक का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। पर क्या एक अकेला व्यक्ति वाकई बदलाव ला सकता है? क्या आपको गाजा पे एक लड़ाई चल रही है। क्या है? गाजा एक छोटा सा देश है अपने देश की तरह, तो लड़ाई चल रही है। हालांकि एक बहाना उसके लिए मिला कि हमास ने 22 महीने पहले उन पे एक तरफा एक हमला किया, तो उनके 1200 लोगों को मार दिया, इनके भी 1000 मर गए। लेकिन उसके बाद से फिर एक तरफा लड़ाई हो गई और 50,000 तो मार चुके और 22 लाख लोग मरने के कगार पे, क्योंकि अन्न पानी काट दिया। मैंने गाजा पे नोट लिखा है, अगर आप ठीक से नोट लिखा है। लेकिन 7 अक्टूबर का चालू किसने करा था? नहीं किया, गलत जब आपने चालू करा है तो आप जिम्मेदार हो गए अपने उसके। अभी तक हमास ने छोड़े। आप जस्टिफाई करना चाहो कर लो, तुम्हारे जस्टिफाई नहीं कर रहा, एक रैशनल है, तुम्हारे एक आर्गुमेंट है, उसमें वजन है, उसमें मना नहीं कर रहा। लेकिन बेटा अगर अपन टोटल 80 साल में देखें तो एक मौका इनका, उसी तरीके से 1982 में इनका एक तरफा हमला हुआ लेबनान पे, वहाँ पे 20,000 फिलिस्तीनियों को मार दिया, तो वो भी गलत था। हाँ, डेमोक्रेसी है इतना तो हम मानेंगे। इजराइल के अंदर है कुछ डेमोक्रेसी बची है, वोट्स होते हैं, इलेक्शन होते हैं। हमास क्या प्रतिनिधित्व करता है पूरे संपूर्ण का गाजा का? नहीं करता, क्योंकि चुनाव नहीं हुए। चुनाव हुए वहाँ, हाँ या ना? नहीं हुए। तो आप कैसे कर सकते हो? उन्होंने पूरा उनका प्रतिनिधित्व कर दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ किसी भी चाहे आतंकवादी संगठन चाहे सरकार हो, उसको हक नहीं है कि आप किसी जनता को मारो। अगर आप किसी से जाके सामान्य व्यक्ति से चर्चा करते हैं ना कि गाजा पे ये हो रहा है, तो आप पहले ये बताया करें कि 7 अक्टूबर की लड़ाई पहले किसने चालू करी? तो कहते ही हो बेटा, तो आपको बताना आवश्यक है। जैसे कि अगर हम अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ को अपने को बैकग्राउंड ले जाएं, तो धरती पर किसी पे भी जुल्म होगा, हमें तकलीफ तो होगी। तो उसके बारे में हमने चंद बात रखी है। अगर अंग्रेजी पढ़ ले तो अंग्रेजी में, तो हिंदी पढ़ते तो हिंदी में। कोई बात, धरती पर कहीं भी जुल्म हो, उसका जुल्म अगर अपन को उस पर उसकी तकलीफ अगर अपन को महसूस होती है, तो अपन इंसान है। निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं, तो कौन है वो लोग, क्यों मारे जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ लिखा है, तो मैं चाहता हूँ आप पढ़ना। तो वो लड़ाई चालू कैसे हुई और क्यों चल रही है, उसको रोका कैसे जाए, उसके बारे में कुछ बात रखी, मैं चाहता हूँ पढ़ लेना। और अगर ठीक लगे तो 4 लोगों से चर्चा भी करना, क्योंकि अगर अपने बच्चे इन सवालों को समझेंगे, क्योंकि सारी धरती की सरकारें अलग अलग जरूर हैं, इंसान तो सब एक ही है। गाजा कौन से देश में आता है बेटा? गाजा और पश्चिम तट दोनों मिला के वहाँ फिलिस्तीनी आबादी रहती है। तो फिलिस्तीनी में जो वास करते हैं, जो निवास करते हैं, तो वहाँ कौन लोग रहते हैं? मैं बताता हूँ। फिलिस्तीन एक देश था जो आज के नाम इजराइल हो गया है। फिलिस्तीन अलग है, इजराइल अलग है? फिलिस्तीन पहले एक ही देश था, उसका नाम था फिलिस्तीन, इजराइल नहीं था। मारे गए। आज के डेट में हिंदुस्तान में कहाँ हिंदू है? अब बताते रहो कहाँ है सब। आप अरे मैं हिंदुओं से मिला, सुन लो जरा। मैं कश्मीर में कई बार, अरे सुन लो। अब इसमें आप गलत बोल रहे हैं। कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, उनके हृदय बसहु रघुराया। कि जिनमें कपट ना हो, घमंड ना हो, अपने पराय का भेदभाव ना हो, उनके दिल में रहो राम। तो वाल्मीकि समाज हमारे हिंदुस्तान का सबसे दलित समाज है। वाल्मीकि बस्तियां हैं तो कमजोर तबके के लोग, लेकिन उसमें आरएसएस ने अपना अड्डा बना लिया।
वोट उनका उनको मिलता है। और जब कहीं टेंशन पैदा हो जाता है तो हर कम्युनिटी में कुछ छुरेबाज होते हैं, तो उन छुरेबाज एक दूसरे से कम्युनिटी के इनोसेंट लोगों पर छुरेबाजी करते हैं। तो इस तरीके का ये बहुत ही गलत रुख है हमारी राजनीति के लोगों का या संपन्न वर्ग का। इसमें मेरा एक ही मुद्दा है, नफरत का सोच और नफरत की राजनीति को कैसे काबू किया जाए। पर्चे किसी भी मुद्दे पर हर महीने कोई एक मुद्दे पर कोई पर्चा लिखता हूँ तो उसको बांटता हूँ लोगों में जाके। चलो संसार को ऐसे भी हिलाया जाए, जुनू के दौर में सच बात को। ये सिलसिला कब शुरू हुआ? मेरा कैंपेन करने का सिलसिला चालू हुआ 1990 में, 1990 में, जब भागलपुर में दंगा हुआ और बड़ी तादाद में करीब 950 लोग मारे गए। मैं अमेरिका गया हुआ था, तो 50 हिंदू 900 मुसलमान मारे गए। मैं अमेरिका से छुट्टी लेके हिंदुस्तान आया और 3 हफ्ते के बाद मैं वापस गया। यहाँ का माहौल देख के मेरा दिल बैठ गया। तब मैंने महसूस किया कि हिंदुस्तान में ये जो नफरत की आंधी है, हमें इसका अहिंसक प्रतिकार खड़ा करना है। लेकिन तब मुझे याद आया कि 1982 में जब मैं अमेरिका में तब रहता था, 6 साल हो गए थे रहते रहते, तब मुझे महसूस हुआ कि जब इजराइल ने हमला किया लेबनान पे और 20,000 फिलिस्तीनियों को मारा, तो उस वक्त मेरे अंदर आग लग गई कि इसको रोका कैसे जाए। हथियारों से तो रोक नहीं सकता था। मैं सोचा प्रोफेसरों से बातचीत करूं, हम ख्याल प्रोफेसर मिल जाएं तो शायद हम लोग आवाज़ उठा सकें। लेकिन अमेरिका में चूँकि अमेरिका सरकार मदद कर रही थी इजराइल की उस लड़ाई में, तो प्रोफेसर बात करने से डरते थे। देन आई रियलाइज के अमेरिका जैसे मुल्कों में वैसे तो आज़ादी है, लेकिन रियल इशूज़ पे अगर कहीं आम इंसान की, बेकस इंसान की ज़िंदगी पे मौत है तो उस पर चर्चा करने की आज़ादी नहीं है। देन आई डिसाइडेड कि मैं हिंदुस्तान छोड़ दूँ। हिंदुस्तान आ गया। 6 साल लोगों से चर्चा करता रहता था कि भाई दुनिया के माहौल पे अपने विद्यार्थियों से बातचीत करता था, लेकिन मैंने कोई बड़ा कैंपेन नहीं किया। लेकिन भागलपुर के दंगे के बाद फिर मैंने कैंपेन चालू किया ज़मीनी रेजिस्टेंस खड़ा करने का, सांप्रदायिकता और हिंसा के सवाल पे। तो मॉर्निंग में मेरे दिमाग में एक गज़ल आई, उस गज़ल का एक शेर सुनाता हूँ। क्या खबर थी कि कभी ये भी ज़माना होगा, आदमी आदमी के खून का प्यासा होगा। क्या खबर थी कि कभी ये भी ज़माना होगा। आप जो काम कर रहे हैं, आपको लगता है समाज में उसका कुछ फर्क पड़ रहा है, यहाँ के लोगों पर उसका कुछ असर हो रहा है? मेरा संपर्क चूँकि बहुत सीमित लोगों से होता है, और जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है या जिन लोगों से मैंने बातचीत की है, अपने पर्चे दिए हैं, जिनको मैंने पर्चे दिए हैं, उनमें से कम 5% लोग मेरे पर्चों से उनको ताकत मिलती है, इतना असर तो आया है। और जिनको मैंने पढ़ाया है उसमें से कम 20-25% बच्चे, मेरा अंदाज़ है कि खुले दिमाग के बन के निकले, तो उससे मुझे संतोष है। लेकिन ये कुल मिला के देश के 140 करोड़ लोगों में ये कुल तादाद चंद हज़ार में होगी, लिहाजा मुल्क के माहौल पे तो उसका असर नहीं पड़ा। और जहाँ तक जिस मसले पे मैं काम करता हूँ, सांप्रदायिकता का सवाल, चूँकि वो संगठित नफ़रत है, एक पॉलिटिकल औजार है, तो उसकी पॉलिटिकल औजार के रूप में उसकी ताकत घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है। उस लिहाज से मैं कामयाब नहीं हुआ। गाज़ा के अलावा आप क्या क्या मुद्दे रेज़? गाज़ा के पहले मैंने वक्फ के सवाल को उठाया, मंदिरों के सवाल को उठाया,
कि मंदिरों पे ज़्यादातर पे नियंत्रण सांप्रदायिक नेटवर्क के लोगों का हो गया। उसके पहले मैंने मसला उठाया ये जो संभल और उधर दरगाह जो है अजमेर वाला, उस पर मुकदमे दायर कर दिए गए। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान पर दो तरफा हमला है। एक तो हिंदुस्तान की संस्कृति पर हमला है, धर्म पर हमला है। धर्म के माने हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म नहीं। धर्म के माने होता है कि इंसानियत। अभी 15 अगस्त को भी आप एक उपवास पर थे राजघाट पर। जी जी। वहाँ कुछ पुलिस वाले आ गए थे, कुछ वीडियो आपका मैंने देखा। तो क्या था पूरा मामला? वो कोई गंभीर मामला नहीं था। उससे सिर्फ इतना था कि राजघाट पे हमने लोगों से अपील की थी अपने घरों में उपवास करो, लेकिन मैंने कहा था कि मैं राजघाट पे बैठूंगा 12 बजे से 6 बजे तक, ताकि जिसको मिलने आना चाहे मिलने आ जाए। तो जब हम राजघाट पे बैठे तो हम राजघाट के एकदम बाहर थे, पूरे परिसर के एकदम बाहर, मेन गेट से बाहर एक तरफ जहाँ झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में नीचे हमने इस साइज़ के, इससे थोड़ा दोगुने साइज़ के 5 पोस्टर लगा रखे थे जिस पे लिख रखा था स्वाधीनता दिवस उपवास, गाज़ा पर भूख नरसंहार बंद हो। 3 तो ये थे, एक पे लिखा था नफरत छोड़ो और एक पे लिखा था हिंसा हुकूमत का औजार है, अहिंसा जनता का। इतना सा था किनारे पे। 5:45 बजे सिपाही आ गए, गले इसको हटाओ। मैंने कहा अभी बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में हम वैसे जाने वाले हटा लेंगे, लेकिन फिर आ गए। तो फिर उनसे मेरी बेटी बोली कि पढ़तोड़ लिखा क्या इनमें? तो हमने कहा एसएचओ को बुलाते हैं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब आ गए, कहने लगे कौन यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन कर रहा था? हमने कहा हम डेमोस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे, गाज़ा पर उपवास रखा था और थोड़ी बात कर रहे थे लोगों से। बोले गाज़ा देश में समस्याएं नहीं है, दिखती आपको क्या? गाज़ा से क्या मतलब? तो मैंने कहा कि आप पहले इंसान हैं, बाद में इंस्पेक्टर हैं। तो बोले आपने बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तब भी आपने उपवास रखा होगा। रखा था ना? मैंने कहा बांग्लादेश को कहाँ ले आए? कहाँ बांग्लादेश, कहाँ गाज़ा का मसला? फिर मैंने कहा कि तो मेरी बेटी भी कुछ बात करनी, इस तरह की थोड़ी गर्म बातचीत हो गई, वो जरा नाराज़ हो गए। फिर मेरी बेटी जब मैं कुछ और तर्क वगैरह दिए तो ठंडे पड़े, चले गए। लेकिन एक बात समझ में आई मुझे कि परिसर को मिलिट्री यानी डिफेंस मिनिस्ट्री को दे दिया गया है। तो गांधी की तो वो जगह है जहाँ पे हमें बगैर हथियारों के जिंदा रहना सीखने जाना होता है, जहाँ हमें बगैर नफरत किए प्यार शेयर करने जाना होता है, दर्दमंदी के लिए हम जाते हैं। और वहाँ पे आपने मिलिट्री लगा रखी है, सुरक्षा की जांच में 15 मिनट लग जाते हैं। तो माहौल ही ख़राब हो गया है वो, ये हमें अफसोस हुआ। अब ये बताइए कि जब इस तरह का कभी मामला होता है कि मान लीजिए आपसे कोई बहस करने लगे, या फिर जैसे आप ने बताया अभी कि पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थे, वो आपको उठा, तो अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट करते हैं? कई बार तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है और उस वक्त मेरा तर्क बिगड़ जाता है। मैंने महसूस किया है, और ज़्यादातर मैं ठंडे दिमाग से सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। कई लोग कुछ तो सुन लेते हैं फिर उठ के चले जाते हैं। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, 35 साल लगभग हो गए आपको इस तरह का काम करते हुए, ये मुहिम शुरू किए हुए। तो आपके दोस्तों का, जब IIT में थे आप, आपके सहयोगियों का, टीचर थे, या परिवार का कितना साथ मिलता है? या फिर लोग मतलब आपको वो भी करते हैं, डिमीन भी करते हैं कि भाई ये क्या आप काम कर रहे हैं, अकेले चल देते हैं, टोपी लगाते हैं लोगों को, क्या आप बता रहे हैं? कभी ऐसा होता है? उसका ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। परिवार की मदद तो मुझे रही है, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ। जब मेरे पिताजी थे तो पिताजी, उनके सबका साथ था ही। मैं पढ़ रहा था कि आपके जो पिताजी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आज़ादी का आंदोलन में रहे, जी। गांधी जी के साथ भी काम किया। मेरे पिताजी हरदास शर्मा नाम था उनका, और नमक सत्याग्रह के वक्त वो 17 साल के थे तो पुलिस पकड़ ले गई थी, लेकिन उनको डंडे वंडे मार के छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद से वो 13 बरस आज़ादी की लड़ाई में लगे रहे, 2 दफ़ा और जेल गए। तो उनका मेरे ऊपर असर पड़ा, और उनके ज़रिए गांधी को समझने में मुझे मदद मिली, सांप्रदायिकता को समझने में मदद मिली। दिल्ली में आप पर्चे बांट रहे थे कश्मीर के मुद्दे पर, आपके पर्चे छीन लिए गए, आपको पाकिस्तानी गद्दार कहा। जी कहा तो था, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा हुआ, इस सेंस में फ़ायदा हुआ। उस दिन तो मायूसी हुई,
लेकिन अगले दिन जब मैं एक बच्चों की जेल में गया और बच्चों को जब मैंने कुछ बातें रखी और ख़ास तौर से कहा कि हमने कहा कि बेटा अगर तुम अपने बाप का भी कत्ल कर दोगे तो भगवान माफ़ कर देगा, लेकिन अगर किसी कमज़ोर आदमी को तुमने दगा दे के मारा है, सताया, तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आधे बच्चों ने आके मेरे पाँव छुए और मुझे एहसास हुआ कि हिंदुस्तान भी जिंदा है। संतान है हम एक मालिक के, धरती माता के जाए हैं हम, जात धर्म से ऊपर हैं, इंसान बन कर आए हैं, संतान हैं हम एक मालिक के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि IITN में लेके बहुत तरह की खबरें आती है कि अक्सर जो दलित छात्र हैं वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर जो टीचर हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, है ना। तो जब आप पढ़ा रहे थे उस समय, और उस समय कैसा माहौल था, या अभी का जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कैसे देखते हैं आप? ये दुखद है। मैं जब था तो उस वक्त भी दलित छात्रों के प्रति कुछ टीचर्स का रवैया या कुछ विद्यार्थियों का रवैया अच्छा नहीं था, और ये दुख की बात है और आज भी है। अब चूँकि मुझे रिटायर हुए 12 साल हो गए, अभी मैं नहीं जानता कि बढ़ा है कि घटा है, लेकिन जब मैं था उस वक्त भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में ये था। दुख की बात। आपके दिल्ली IIT से भी इस तरह की खबरें आती हैं? जी 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 होता है। हाँ, शादी से पहले मिले नहीं कभी। शादी मतलब हो गई थी तब से, मतलब अंकल ये तो था कि खादी पहनते हैं, ये तो सब मालूम था, पर ये नहीं मालूम था कि मतलब इतने क्रांतिकारी तो बाद में धीरे धीरे होते गए। पहले तो नहीं थे इतने, पहले तो अपना IIT जाते थे, बच्चे भी थे, हमारे बच्चों को भी देखते थे, फैमिली थी इनकी, उसमें भी इन्वॉल्व रहते थे। जिस तरह का प्रोफेसर साहब काम करते हैं, तो हमको ये बताइए कि मतलब क्या कभी कोई परेशानी हुई इस काम से क्या? क्योंकि अभी हम देख रहे थे हाल ही में जब राजघाट पे बैठे हुए थे तो कुछ पुलिसकर्मियों ने उठाने की कोशिश की, तो आपको लगता है कि कभी ये आपका सपोर्ट रहता है? नहीं, हमारा तो सपोर्ट रहता ही है, और जब से BJP की सरकार आई है तब से ज़रा ज़्यादा उथल पुथल होने लगी। नहीं, पहले तो शांति से करते रहते थे सारे काम, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने अपना। और IIT जाते थे, फिर आके जो टाइम बचता था उसमें अपना सोशल वर्क करते थे, अपना लिखते पढ़ते थे।